नमस्ते। आप सबका स्वागत है हमारे आज के इस प्रोग्राम में। पॉलिटिकल गॉसिप हम लोग करते हैं। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कि कैसे डिफरेंट पार्टीज अप्रोच कर रही है इलेक्शंस 2024। तो वेलकम अभिमन्यु। अभी अपन लोग चलो डिस्कस करते हैं कि कैसे कांग्रेस, बीजेपी और बाकी पार्टीज कैसे कर रही है। मेरे ख्याल से एक अलायंस के साथ पहले शुरू करते हैं, बीजेपी लेड अलायंस से शुरू करते हैं और फिर इंडिया की बात करेंगे और फिर बाकी ठीक है। पार्टियों की बात करेंगे। हाँ जी। तो मेरे ख्याल से बीजेपी का बहुत ही स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रहा है। यदि आप थ्रू देखेंगे तो अभी आप लोग फरवरी एंड में बैठे हुए हैं, जब ये वीडियो रिलीज होगा तो प्रॉब्ली फरवरी एंड या मार्च होगा, तो आप देखेंगे तो बहुत स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रहा है। सबसे पहले मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने वो सारे बड़े काम जो उनको प्रोमिसेस थे वो उन्होंने किए, चाहे वो राम मंदिर का इवेंट हो। तो एक पहले उन्होंने बड़े इवेंट शो किया, मेजरली राम मंदिर, और राम मंदिर को एक बड़ा लंबा उत्सव बनाया। वो मोदी जी ने 11 दिन का अनुष्ठान किया और पूरे देश गए, नासिक गए, रामेश्वरम गए, अयोध्या में बड़ा कार्यक्रम हुआ। तो एक मेरे ख्याल से एक वो राम मंदिर के अलावा एक बड़ा शो किया। उसके बाद मेरे ख्याल से सेकंड अप्रोच जो रहा कि उन्होंने जो लूप होल्स थे जहां पे उनकी क्रिटिसिज्म हो रही थी, उनको वो शट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक कटर में आप लोगों ने देखा होगा, कटर में वो जो नेवी के लोग फंसे हुए थे उन पे बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था कि ये बोलते विश्व गुरु बनेंगे और 8 लोग को वहां पे फांसी की सजा हो गई, तो उनको वापस लाया गया। अभी किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें भी क्रिटिसिज्म हो रही है, उसमें भी सरकार की तरफ से काफी मीटिंग हो रही है, अभी क्लोज नहीं हुआ, बट मेरे ख्याल से ये दिख रहा है कि बीजेपी चाहती है कि वो चुनाव में जाए तो सारी ऐसी जो लूपहोल्स, जो क्रिटिसिज्म के लूपहोल्स हैं, उसमें से मैक्सिमम वो क्लोज करके चुनाव में जाए। तो दूसरा अप्रोच ये क्लियरली दिख रहा है। इवन आई थिंक एक और इसी पे बस एक ऐड करना चाहूंगा। एक क्रिटिसिज्म एक उनका ये भी होता है कि डिक्टेटरशिप की तरफ वो बढ़ते जा रहे हैं, कि डिक्टेटरशिप अभी कुछ वीडियोस वगैरह भी आए उनके, काफी वायरल हुए हैं कि डिक्टेटरशिप इक्वल्स टू मोदी। तो उस पे भी अभी मोदी जी का कल ही एक प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने कहा कि मैं तो चाहता हूं कि स्टेट का कम से कम इन्वॉल्वमेंट हो। आप जो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में उसमें कम से कम हम चाहते हैं कि इन्वॉल्वमेंट हो। आई थिंक वो उसको क्रिटिसिज्म को काउंटर करने की बिल्कुल कोशिश की जा रही है। और yes. और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि राजनीति में आप इवेंट कर ले, क्रिटिसिज्म वो कर ले, लेकिन चुनाव गणित से जीतते हैं, मैथ से जीतते हैं, अर्थमेटिक से जीतते हैं। तो मेरे ख्याल से वो वोट बैंक के लिए जो नीडफुल अलायंस है या नीडफुल स्टेप्स है, आई थिंक थर्ड वो अप्रोच कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड को वापस लाया गया, चौधरी चरण सिंह जी को, पीवी नरसिम्हा राव और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया। मोटे तौर पे आरएलडी जो जयंत चौधरी की पार्टी, उसके साथ मोटे तौर पे अलायंस फाइनल है। पंजाब में अलायंस की बात हो रही है अकाली से, तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश में बात हो रही है चंद्रबाबू नायडू से। तो मेरे ख्याल से अलायंस लास्ट मोमेंट पे वो जो मैथ्स की बात है, जो गणित की बात है, तो उसकी अलायंस को लेकर भी ये वो है कि हम हर जगह माहौल के साथ साथ अर्थमेटिकली, मैथमेटिकली भी हम स्ट्रांग हो वोट बैंक के हिसाब से। आई थिंक वो प्रयास कर रही है। ये तीसरा अप्रोच है। और चौथा अप्रोच जो अभी अभी कुछ दिनों पहले शुरू हुआ है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, ये 3 अप्रोच करने के बाद भाजपा रुक नहीं रही है। भाजपा ये आइडेंटिफाई कर रही है कि उनके स्मॉल, मतलब वीक सीट्स कौन कौन से, उनके डिफिकल्ट सीट्स कौन कौन से, और वो डिफिकल्ट सीट्स, वो भले एक एक सीट्स को वो सॉल्व कर रही है। जैसे आप देखेंगे तो एक बड़ा डेवलपमेंट महाराष्ट्र में हुआ जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान भाजपा में आए, या पहले कुछ दिन पहले मिलिंद देवरा भाजपा में आए। अब मिलिंद देवरा और अशोक चौहान ऐसे नेता नहीं है जो महाराष्ट्र आपको जिता दे, पर मिलिंद देवरा की वजह से हो सकता है उनकी एक सीट मुंबई साउथ भाजपा की सेफ हो जाए, अशोक चौहान की वजह से नांदेड़ जो डिफिकल्ट सीट है भाजपा की वो सेफ हो जाए। मैं झारखंड से आता हूं, झारखंड के एक बहुत इनफेमस मुख्यमंत्री रहे हैं मधु कोड़ा, उनकी वाइफ गीता कोड़ा को अभी भाजपा में शामिल किया गया, अगेन क्योंकि वो जिस सीट से आती है वो भाजपा के लिए डिफिकल्ट सीट है। तो मेरे ख्याल से उनका अप्रोच एक एक सीट जो डिफिकल्ट सीट है उनको सेफ में कैसे कन्वर्ट किया है इस पे चल रहा। तो माइक्रो मैनेजमेंट भी चल रहा है, एक एक सीट को कन्वर्ट कर रहा है। तो मेरे ख्याल से 4 pronged अप्रोच है। एक बड़ा इवेंट में आप 2 चीज समझे, एक राम मंदिर और एक विकसित भारत का अभियान। उनका नारा भी हर न्यूज़पेपर में आजकल यही आता है कि विरासत भी विकास भी।
तो उसी पे चल रही है। कोई राम मंदिर प्लस विकसित भारत आप हाँ। क्लब करेंगे तो वही होगा। तो पहला एक ओवरऑल नैरेटिव उसके अराउंड इवेंट, पहली चीज वो हो गई। दूसरी चीज जो मैंने बोला कि जो भी क्रिटिसिज्म है या उसकी जो फिक्सेसेस है, लूज फिक्सेसेस, वो फिक्स कर रहे हैं। तीसरा, अलायंस से अर्थमेटिक सही कर रहे हैं। और ये 3 के बाद फिर भी उन्हें लग रहा है कि ये कठिन सीट से यहाँ पे हम हार सकते हैं, तो वहां पे सामने वाला कैंडिडेट को लाना, जो भी करना, वॉट एवर इट इज नीडेड देयर। तो मैं मोटे तौर पे देखूं तो ये 4 अप्रोच से भाजपा 2024 का चुनाव में आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो ठीक है, अब अपन बात करते हैं अब दूसरी पार्टीज की, जिसमें कांग्रेस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कांग्रेस क्या तैयारियां कर रही है। तो एक तो हमारा चल रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसके अलावा क्या तैयारियां चल रही है? मेरे ख्याल से 2 फ्रंट पे मेजरली तैयारी चल रही है। एक तो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, जो मीडिया में बहुत ज्यादा उनको हाइप नहीं मिल रहा है। मेरे ख्याल से ग्राउंड में ज्यादा अट्रैक्शन है जितना मीडिया में मिल रहा है उससे ज्यादा। पर अगेन मुझे ये नहीं लगता है कि ऐसा कोई अट्रैक्शन है चुनाव बदल दे, लेकिन फिर भी एक अट्रैक्शन है। दूसरा, आई थिंक जो चीज कांग्रेस ने बहुत बढ़िया की है पिछले 10-15 दिनों में, कि बहुत कुछ क्रिटिकल सीट शेयरिंग अरेंजमेंट्स उन्होंने फाइनल की है। आप देखेंगे आम आदमी के साथ उनकी बात अटक रही थी, तो उन्होंने पंजाब छोड़ के, पंजाब में उन्होंने, दोनों पार्टी ने निर्णय किया कि वो अकेले अलग अलग लड़ेंगे। पंजाब छोड़ के उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ बाकी सारे स्टेट्स में जहां जहां अलायंस हो सकते हैं, सारे स्टेट्स में अलायंस फाइनल कर दिए। दिल्ली में फाइनल किया, चंडीगढ़ में किया, हरियाणा में किया, गोवा में किया, गुजरात में किया। तो ऑलमोस्ट स्टेट्स प्लस यूटी आप मिला दें तो 5 जगह उन्होंने अलायंस फाइनल किया आम आदमी पार्टी के साथ। दूसरा बड़ा जो अलायंस यूपी, जो देश का सबसे बड़ा सीट है, वहां पे उन्होंने अलायंस फाइनल कर लिया समाजवादी पार्टी के साथ। तो मेरे ख्याल से वो दे आर मूविंग इन राइट डायरेक्शन इन अलायंसेस। आम आदमी पार्टी का मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा था कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कितना हो पाएगा, लेकिन आई थिंक दे हैव स्ट्रक द डील। अगेन यूपी में भी उन्होंने डील स्ट्रक कर ली है। मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में बहुत समस्या आएगी नहीं, क्योंकि ये पहले से अलायंस में है, तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा समस्या आएगी। आई थिंक अब जो इकलौता रोड़ा जो बच रहा है अलायंस का, जो बिग अलायंस का मैटर है, वो आई थिंक वेस्ट बंगाल में बच रहा है। ममता बनर्जी वो ऑन एंड ऑफ चल रहा है। कुछ दिन पहले खबर आई कि 37-5, मतलब 5 कांग्रेस और 37 पे ममता बनर्जी का अलायंस फाइनल हो गया है। बट फिर वो आगे फिर ममता बनर्जी बोली सब पे लड़ेंगे, तो थोड़ा ऑन एंड ऑफ चल रहा है। बट मेरे ख्याल से यदि कांग्रेस टीएमसी के साथ अलायंस ब्रेक कर लेती है, तो टीएमसी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी एंड महायुति इन महाराष्ट्र और डीएमके के साथ ऑलरेडी हैव अलायंस इन वो। तो आई थिंक अलायंस गेम में कांग्रेस विल बी एट पार। मतलब जो अभी कुछ दिन पहले बात चल रही थी कि इंडिया अलायंस फेल हो गई है, टूट गई है, बिखर गई, खत्म हो गई है, मेरे ख्याल से आई थिंक कांग्रेस को रिकवर करने में पॉसिबल रही है। और ये 5-6 स्टेट्स में यदि वो अलायंस कर लेती, जो लग रहा है उस डायरेक्शन में जा रही है, तो आई थिंक कम से कम एक चेक बॉक्स उनका वो रहेगा कि उन्होंने अलायंसेस सही ढंग से कर लिया है। पर अगर अलायंसेस की इनकी बात करें जो अभी हम लोग कर रहे हैं, तो ये हम कर रहे हैं कि यूपी की बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या मतलब अलायंसेस का उतना इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, पड़ेगा? अगर हम 2019 से कंपेयर करें तो 2019 में मैं एक बार ये भी करना चाहूंगा, जैसे यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो 2019 में इस तरह का हमारा था कि एनडीए की सीट्स थी। तो क्या राजस्थान, यहाँ पे हम कहते हैं कि यूपी में अलायंस कर लेंगे, तो यूपी में अगर आप देखें तो मोस्टली भाजपा ही थी पहले, ठीक है। बिहार में भी भाजपा, एनडीए, बिहार में भी एनडीए को कितनी सीट्स मिली थी, वो नंबर तो याद नहीं है एनडीए को, बट 39 सीट्स मिली थी। हाँ, तो क्या इस बार मतलब अलायंस का और इन पार्टीज का, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है सबकी बात करते हैं, पहले इधर की बात करते हैं, फिर इधर की साउथ की बात करते हैं, तो इस एरिया की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, हार्ट ऑफ इंडिया है, तो आई थिंक यूपी में 2019 की जो अलायंस थी, ऑपोजिशन की, वो मजबूत अलायंस थी, क्योंकि वहां पे 2 बड़ी पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी साथ में थी। तो अब यदि 2019 के कंपैरिजन में देखेंगे तो ये एक रिलेटिवली कमजोर अलायंस है, क्योंकि बसपा का अभी भी कितना भी बुरी स्थिति में उसकी 8-10-12% वोट बैंक है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 2019 के कंपैरेटिव में ये कमजोर अलायंस है। पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग अलग लड़े, उससे तो बेहतर पोजीशन होगा कि दोनों साथ लड़े। तो मेरे ख्याल से 19 के कंपैरेटिव में इट इज नॉट द अलायंस ऑफ द सेम लेवल, बट इट इज बेटर देन नथिंग। दैट्स हाउ आई वुड लाइक टू कीप इट फॉर यूपी। ठीक है। और इधर की बात करें पंजाब में क्योंकि यहाँ का पूरा हमें सैफरन दिखता है, लेकिन पंजाब अलग से निकल के आता है यहाँ, तो पंजाब में स्थिति वैसी ही रहने वाली है
या फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में लड़ लेंगे और उसका फायदा कहीं बीजेपी को, एनडीए को पंजाब मिलेगा? थोड़ा ट्रिकी है। आई थिंक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने डिसाइड कर लिया वो अलग अलग लड़ेंगे। मेरे ख्याल से यदि भाजपा और अकाली भी अलग अलग लड़ते हैं तो आई थिंक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ने के बावजूद भी सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सीट्स जीत के ले जाएगी, प्रोबेबली 9 से 10 सीट जीत के ले जाएगी। पर यदि बीजेपी अकाली एक साथ आ जाते हैं लास्ट मिनट पे और ये अकेले लड़ते हैं तो मेरे ख्याल से ये एनडीए मतलब ये इंडिया अलायंस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। प्रोबेबली पंजाब एक ऐसी स्टेट जहां पे वो मेजोरिटी चंक ऑफ सीट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आज के दिन में भी वो जीत रहे हैं। बट यदि अकाली और भाजपा की अलायंस हो जाती है और वो दोनों अलग रह जाते हैं तो मेरे ख्याल से ये चीजें बदल जाएगी। और आपने अभी एक गुजरात की बात की थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में लड़ने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या इस वाली बेल्ट में राजस्थान, गुजरात, एमपी, यहाँ पे पिछली बार जैसी स्थिति होने वाली है या क्या लग रहा है? मुझे नहीं लगता कोई इफेक्ट इस बेल्ट में पड़ेगा। इस बेल्ट में इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि भाजपा का मोर और लेस सारे सीट पे वोट बैंक 50% से ऊपर रहा है। तो यदि 50% से आपके सीट वाइज वोट बैंक ऊपर है तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना ले, वो कॉम्बिनेशन 50% से नीचे ही होने वाला है। तो सीट में वो इफेक्ट नहीं रहेगा। एक दो जगह फाइट क्लोज हो सकती है बट मेरे ख्याल से उससे ज्यादा कोई बेनिफिट होगा नहीं। स्पेसिफिकली ये जो आप वेस्ट इंडिया की बात करते हैं, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, तो मेरे ख्याल से यहाँ तो कोई अलायंस, यहाँ पे यदि इंडिया को जीतना है तो कांग्रेस को ही मजबूती से लड़ना पड़ेगा, अलायंस उनकी कोई मदद नहीं कर सकता है। और वेस्ट की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र एक, क्योंकि इस अलायंस में और महाराष्ट्र काफी इंपॉर्टेंट और काफी ट्रिकी सा साउंड कर रहा है अभी तक, तो महाराष्ट्र में क्या लग रहा है? एज ऑफ टुडे, हम लोग फरवरी लास्ट में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एज ऑफ टुडे यदि इंडिया अलायंस को सबसे ज्यादा कई बेनिफिट होता हुआ दिख रहा है तो वो महाराष्ट्र है। क्योंकि यहाँ पे एनसीपी और कांग्रेस दोनों जिंदा पार्टी है। मतलब कांग्रेस की स्थिति यहाँ पे यूपी जैसी नहीं है, यहाँ पे मजबूत पार्टी है। एनसीपी शरद पवार के नेतृत्व में मजबूत पार्टी है, साथ में उद्धव जी का फैक्शन जो शिवसेना का है उसका बेनिफिट मिला है। तो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र एक ऐसी स्टेट है जहां पे इंडिया अलायंस एनडीए को जबरदस्त नुकसान दे सकती है। पर मुझे लगता है कि ये कॉग्निजेंस ऑफ फैक्ट आई थिंक देवेंद्र फडणवीस भी होंगे, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी होंगे, और मेरे ख्याल से वो भी, जैसे मैं आपको बता रहा था, एक एक सीट महाराष्ट्र की एक एक सीट कैसे सॉल्व करे उस पर वो काम कर रहे हैं। नांदेड़ उन्होंने सॉल्व किया, मुंबई साउथ सॉल्व किया, ऐसे करके आई थिंक उन्हें 15-20 और सीट सॉल्व करनी होंगी। पर यदि वो अगले 1-2 महीना भी चुनाव का बचा है आई थिंक वो सॉल्व कर लेते हैं। तो बट महाराष्ट्र इज गोइंग टू बी द इंटरेस्टिंग। जिंदा पार्टी तो देखिए कर्नाटक भी है कांग्रेस के लिए, अभी वहां पे सिटिंग सीएम इनके हैं, लेकिन 2019 में देखें तो मोस्टली बीजेपी एनडीए यहाँ पे दिखता है। तो क्या इस बार भी सेम पैटर्न है, क्योंकि लोग अलग वोट कर रहे हैं विधानसभा और लोकसभा में, या फिर चेंज हो गया गेम? 2 पॉइंट इसे बनाऊंगा और वो क्लियर हो जाएगा। पहला पॉइंट ये है कि पिछले बार जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था तो जेडीएस और कांग्रेस का अलायंस था, भाजपा के लिए लड़ी थी और तब 28 में 25 सीट जीती थी। इस बार मोर और लेस जो दिख रहा है वो भाजपा और जेडीएस अलायंस बनेगी, कांग्रेस अकेले लड़ी। तो अलायंस वाइज एनडीए इज बेटर इन कर्नाटक दिस टाइम, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे पत्रकार, बड़े बड़े पत्रकार दिल्ली से आए थे जब कर्नाटक का इलेक्शन लास्ट ईयर हो रहा था, उन्होंने कर्नाटक घुमा था। तो सारे पत्रकारों ने एक लाइन जो बोली थी कि कर्नाटक एक ही बात बोल रहा है कि कर्नाटक में सिद्धरमैया चाहिए और देश में मोदी चाहिए। तो मेरे ख्याल, और ये सारे राजदीप सरदेसाई से लेकर सारे तरह के पत्रकार हो, भाजपा लाइन हो चाहे कांग्रेस लाइन हो, ये बात कॉमन थी। तो मेरे ख्याल से ये 2 लाइन क्लियर बता रही है कि कर्नाटक में आई थिंक अलायंस वाइज भी बीजेपी बेटर है और आई थिंक वो सीट वाइज भी काफी बेटर निकल के आएगी। ठीक है। और अगर इस बेल्ट की बात करें, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पे पिछली बार, बहुत फ्रैंकली बताऊं तो ये ऐसी बेल्ट रही है जहां पे एनडीए या बीजेपी टेंडिंग टू जीरो रही है हमेशा। तमिलनाडु में भाजपा को काफी उम्मीदें हैं, भाजपा काफी मेहनत कर रही है, मोदी जी बहुत बार जा रहे हैं, मोदी जी काशी तमिल संगम की बात कर रहे हैं, अन्नामलाई बहुत मेहनत कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी जो पिछले बार बंगाल में की थी वो इस बार तमिलनाडु में रिप्लिकेट कर सकती है। इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही है। जो देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट है प्रशांत किशोर, वो भी मान रहे हैं कि 10% वोट बैंक प्लस बीजेपी इस बार तमिलनाडु में जा सकती है, जा रही है, जाती हुई दिख रही है।
अब अगेन इनका सीट में कन्वर्जन कितना होगा ये बता पाना मुश्किल है, बट मेरा मानना है कि तमिलनाडु में भाजपा का खाता खुल सकता है, इवन दे माइट नॉट विन बिग। आंध्र प्रदेश में यदि भाजपा को सीट्स जीतनी है तो उन्हें टीडीपी जनसेना के साथ अलायंस करना होगा। आई थिंक बात चल रही थी, फिर बात नहीं, अभी क्या चल रहा है पता नहीं, बट यदि अलायंस हो जाता है तो आई थिंक बीजेपी आंध्र से भी अलायंस पर सीट जीत सकती है। मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, पर मैं यदि अपना मेमोरी को सही रिकॉल करूं तो 2014 का लोकसभा जब चुनाव हुआ था तो आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने टीडीपी के साथ चुनाव लड़ा था, मेरे ख्याल से 4 लोकसभा सीट बीजेपी जीती थी। तो आई थिंक वो 4-6 नंबर वो आ सकता है आंध्र प्रदेश से यदि टीडीपी के साथ अलायंस हो जाए तो। केरला और तमिलनाडु में प्रोबेबली खाता खुल जाए तो बीजेपी के लिए वो बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा। नंबर्स कितना आएगा मेरे ख्याल से वो बहुत सरप्राइजिंग नंबर भी हो सकता है, आज प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। बट मेरे ख्याल से महाराष्ट्र दूसरी स्टेट है is going to be interesting which cannot be predicted is probably Tamil Nadu. ये आई थिंक कहीं ना कहीं शुरू से ही अगर यहाँ पे भी हम देखें तो चलिए इस पे बढ़ते हैं कि मतलब अगर मैं देख रहा था अभी 1977 का मैप देख रहा था तो उसमें भी हिंदी हार्टलैंड में क्लीन स्वीप मारा था जो भारतीय लोकदल था उस टाइम पे, और कांग्रेस वहां पे पूरी तरह से पिछड़ गई थी, लेकिन कांग्रेस ने साउथ में जड़ें अपनी बना रखी थी। लेकिन अभी तो ये हो गया कि रीजनल पार्टीज वहां पर हैं, और मतलब भाजपा का तो खैर अभी आप जैसा आप बोल रहे हैं कि अगर 2 स्टेट्स में खाता खुल जाएगा तो भी सही है, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों का फोकस काफी स्ट्रांग है साउथ में, वैसे देखा जाए तो। ठीक है आई थिंक यहाँ के एक बार इनकी बात कर लेते हैं हम, वेस्ट बंगाल, एक बिहार की बात करते हैं पहले। बिहार में आप 40 में से 39 सीट्स पिछली बार भाजपा एनडीए ले आती है, तो इस बार क्या रिपीट लग रहा है या फिर इस बार आरजेडी प्लस कांग्रेस मिलके कुछ वो लगा सकते हैं? अलायंस जो पिछले बार था और इस बार जो है वो मोर और लेस सेम है। पिछले बार बीजेपी जदयू और पासवान जी साथ लड़ रहे थे, मोर और लेस इस बार भी वो इंटैक्ट है, और ऑपोजिशन भी अलायंस भी सेम। तो अलायंस वाइज कोई मेजर चेंजेस बिहार में नहीं हुआ है जब आप इलेक्शन को इलेक्शन 2019 टू 2024 कंपेयर करेंगे। और मुझे लगता है कि रिपीटिंग 39 इफ इंडिया इज एबल टू रिपीट 39 वो कोई आश्चर्य बात नहीं होगी। हो सकता है कुछ सीट माइनस चले जाए, पर आई डोंट सी इंडिया कमिंग डाउन बिलो 34-35। सो स्वीप ही है बिहार में। नंबर्स कितना होगा इस पे डिपेंड करता है, बट आई थिंक 35 से नीचे तो नहीं आ रही है। झारखंड में झारखंड में भी आई थिंक 2-3 सीट्स भाजपा के लिए बहुत कठिन है। 3-4 सीट जो ट्राइबल एरिया है, खास करके जो आपको सबसे नीचे सबसे साउथ में दिख रहा है। मैं बात कर रहा था गीता कोरा इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से आती हैं, जिनको अभी बीजेपी में शामिल किया गया है 2-3 दिन पहले। तो आई थिंक वहां पे झारखंड में वो सीट बाय सीट अप्रोच लेकर चल रहे हैं। 2-3 सीट ही है जो चिंता की बात है, मेरे ख्याल से दे विल बी एबल टू सॉल्व इट। उड़ीसा का जो अभी पोल आ रहा है इस हिसाब से ऐसा रहा है कि विधानसभा में नवीन पटनायक बीजेडी विल स्वीप, बट लोकसभा में बीजेपी विल स्वीप। स्वीप का मतलब है कि 21 सीट है, प्रोबेबली बीजेपी में एंड अप इवन गोइंग 15+। तो आई थिंक उड़ीसा भी स्वीप के लिए है। आई थिंक इंटरेस्टिंग वुड बी बंगाल। बंगाल में अभी खाली इंसिडेंट हुआ है, गुस्सा है। पिछले बार बीजेपी बड़ी नंबर ऑफ सीट्स जीती थी, 18-19 सीट जीती थी। वो मेंटेन भी करती तो बीजेपी के लिए सफलता होगी, आगे जाती तो बहुत बड़ी सफलता होगी। तृणमूल कांग्रेस कितना पुशबैक कर पाती है, क्योंकि ये चुनाव मोदी का है, ये नहीं। तो मेरे ख्याल से द थर्ड स्टेट इंटरेस्टिंग वुड बी बंगाल। तो मैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड बंगाल, these are the 3 states which can go either ways, मतलब which is tough to predict. ठीक है। नॉर्थ ईस्ट तो जैसा आई थिंक नॉर्थ ईस्ट का तो ऐसा कि जो सेंट्रल में रहती है उनको एडवांटेज रहता है, वो मैक्सिमम सीट जीतती है, क्योंकि पैसा का बहुत बड़ा रोल है, आर्म्ड फोर्सेस का बहुत बड़ा रोल है। तो मेरे ख्याल से नॉर्थ ईस्ट में तो जैसे वहां के जो हेमंत बिश्वा शर्मा जो आसाम के मुख्यमंत्री, उन्होंने टारगेट मेरे ख्याल से फिक्स किया है कि 26 सीट है नॉर्थ ईस्ट में, तो 20 से 22 सीट जीतना है। तो मोटे तौर पे वो टारगेट है। तो मेरे ख्याल से वहां कोई चैलेंज आएगी नहीं, कोई कंपटीशन वहां पे है नहीं। ठीक है। तो और ये हो गई हमारे, हमने एक स्टेट वाइज चीजों को देख लिया। इसके अलावा आपको कुछ शेयर करना चाहे हमारे यूजर्स के लिए? नहीं, मेरे ख्याल से आगे का 10-15 दिन बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि अगले 15 दिन में चुनाव भी अनाउंस होंगे।
सारे अलायंसेस जो है वो भी फाइनल होने हैं। ठीक, आप ऐसे देखेंगे तो हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने सीट शेयरिंग अरेंजमेंट कर लिए, अनाउंस हो गया है। भाजपा की अलायंस है कि जदयू के साथ है, शिंदे साहब के साथ है, अजीत पवार जी के साथ है, पर नंबर्स इज नॉट इन द पब्लिक। वो नंबर्स में बात हुई है, फाइनल हुई है कि नहीं हुई है, किसी को जानकारी नहीं है। तो आई थिंक वो अलायंस का नंबर्स, स्वरूप होना और वो पब्लिक आना, आई थिंक ये काम होना है। इलेक्शन अनाउंस होने हैं, कुछ जगह सीट्स कैंडिडेट अनाउंस होने हैं, समाजवादी पार्टी ने टिकट अनाउंस कर दिया है, भाजपा की भी मीटिंग होने वाली है कुछ दिनों में, वो भी कैंडिडेट अनाउंस करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से काफी कुछ होना है अगले 15 दिनों में, और अगले 15 दिन के बाद पिक्चर और ज्यादा क्लियर होगा कि which alliance is doing what, और which, और कौन सा अलायंस एटलीस्ट अर्थमेटिकली ज्यादा मजबूत है किस स्टेट्स में। तो 15 दिन के बाद तो हम डेफिनेटली एक और वीडियो लेकर आएंगे अपडेट्स के साथ में कि क्या चीजें किस तरह से बदली हैं इन 15 दिनों में। और तब तक के लिए आप लोगों को अगर कुछ लगता है कि आप ये टॉपिक हमें कवर करना चाहिए तो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।